ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन क्या हो जाएंगे, एप्लीकेशन तो सेम ही है जो पहले हमने देखे थे। कोई भी रिसोर्स है उसका क्या है, हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जुटानी है। जैसे क्या करेंगे, एस्टिमेटिंग एग्रीकल्चर एरिया एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उपज क्षेत्र तथा पैदावार के आकलन में। अब आप सुनते होंगे कि हमारे एग्रीकल्चर के डेटा आते हैं तो कुल बोया क्षेत्र, टोटल सोन एरिया, मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं के अंतर्गत इतना क्षेत्र क्या है बोया गया है, या पूरे भारत में निकाल रहे हैं, पूरे भारत में कृषि में गेहूं के अंतर्गत इतना एरिया क्या है सोन किया गया है, ठीक है, बोया गया है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र, ये सब ये निकालते हैं। तो वो सब कहाँ से मिलती है हमें, सैटेलाइट के द्वारा ही मिलती है। और कौन सी सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा। जल की उपलब्धता, वाटर अवेलेबिलिटी चेक करते हैं ना, बोलते हैं कि ग्राउंड वाटर इतना है, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी है, रिवर्स में वाटर इतना है, ठीक है, लेक्स में इतना है, कितना अवेलेबल है, कितना कम हो गया, कितना बढ़ गया, गर्मियों में कम हो जाता है, बारिश के बाद बढ़ जाता है, तो उसकी अवेलेबिलिटी कैसे निकालते हैं, इसी से ही हमें मिलती है। वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे, अभी एग्जांपल लिया है अपन ने, बंजर भूमि पहचान, ड्रॉट एरिया असेसमेंट। अब जाके नापते थोड़ी है वो माया के इंची टेप लगा के, कि टेप लगा लिया और मैं मेजर कर रहे हैं, वो तो बस सैटेलाइट से कर लेते कितना एरिया जो है वो क्या है ड्रॉट के अंदर। रिमोट सेंसिंग, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सुदूर संवेदन। नोट्स तो मैंने आपको दे दिए थे इस चीज़ के, तो अभी इसको पढ़ेंगे, फिर कुछ आपको अपने स्तर पे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है। जो अपने लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV, ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और GSLV, वो थोड़ा सा आप अपने स्तर पर करोगे, ठीक है, समझा दूंगा मैं आपको। फिर ये वाला टॉपिक कर लेंगे और इसके बाद में हम करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है 2019 के लिए। 20 के सिलेबस में मेंशन नहीं है, 19 के सिलेबस में मेंशन है, लेकिन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको करेंगे अपन, ठीक है। और फिर उसके बाद समय बचता है तो कुछ और देख लेंगे थोड़ा बहुत। रिमोट सेंसिंग को समझते हैं। देखो, रिमोट का मतलब होता है सुदूर या दूर, ठीक है। जैसे बोलते हैं रिमोट एरियाज, रिमोट एरियाज मतलब कौन से, ऐसे क्षेत्र जो क्या है मुख्य जो शहर है वहां से दूर हैं। आप अपने घर पे भी जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज रहते हैं, जैसे टीवी है तो टीवी को आप रिमोट से ऑपरेट करते हैं, AC है AC को रिमोट से ऑपरेट करते हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, दूर से ही क्या है उस चीज के साथ क्या है ऑपरेट कर रहे हैं। तो रिमोट का मतलब हो गया आपका सुदूर या दूर। सेंस मतलब होता है संवेदना। आप चीजों को कैसे महसूस करते हैं, सेंस मतलब महसूस करना, सुन के, टच करके, आंखों से देखकर, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी चीज को सेंस करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस चीज की क्या है जानकारी जुटा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या है। अब इसको अपन ऐसे समझते हैं, जैसे आपने MP के लिए पढ़ा होगा कि वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई और उसमें बताते हैं कि MP के अंदर कितना है, इतने फॉरेस्ट हैं, ठीक है। कोई डेटा 77 के आसपास बताता है, कोई 94 के आसपास बताता है, उस टाइप से, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, आप उस जगह पर जाएंगे और उस जगह पर क्या है देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन अगर मैं एक ऐसी टेक्निक इन्वेंट करता हूं या एक ऐसी टेक्निक जिसके माध्यम से किसी वस्तु या कोई भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, या कोई भी वस्तु हो सकती है, उस वस्तु के अंदर आपकी वाटर बॉडीज हो सकती हैं, ठीक है, जैसे तालाब हो गई, झील हो गई, नदियां हो गई, या आपके फॉरेस्ट हो गए, वन हो गए, मतलब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जिसके प्रत्यक्ष संपर्क में आए बिना, अर्थात दूर से ही उससे संबंधित सारी जानकारी जुटाना, ठीक है, उसके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस चीज को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग, ठीक है। अब रिमोट सेंसिंग मेनली किसकी हेल्प से किया जाता है, मेनली किया जाता है सैटेलाइट की हेल्प से, या कई बार क्या होता है कि अपन जो एयरक्राफ्ट होते हैं हमारे, एरोप्लेन, उसकी हेल्प से भी क्या है हम इस चीज को करते हैं। तो समझ में आ गया, रिमोट मतलब सुदूर या दूर, सेंस मतलब संवेदना अर्थात महसूस करना, अर्थात जानकारी जुटाना, यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र या वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क में आए बिना दूर से ही उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। समझ गए, विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एनी ऑब्जेक्ट और एनी ज्योग्राफिकल एरिया,
इफ वी गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ऑब्जेक्ट और दैट ज्योग्राफिकल एरिया, दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। और ये किसकी सहायता से संभव है हमारी? ये संभव है हमारी सैटेलाइट की सहायता से। ठीक है, कर कैसे रहे हैं? करने का बड़ा आसान सा तरीका है इसमें। माना ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे क्या है? फॉरेस्ट है, पेड़ लगे हुए हैं, और इससे संबंधित क्या है? हमें सारी जानकारी जुटानी है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्या है? ये सैटेलाइट है, ठीक है, और सैटेलाइट क्या करेगी? अब देखो, ये आपका सूर्य हो गया, दिख रहा है यहाँ पर? एक मिनट, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा, मैं चेक कर लूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपका सन हो गया। अब इससे क्या सनरेज आ रही है, ठीक है, ये क्या है? आपकी इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। इससे क्या है? सनरेज यहां पे आ रही है इस प्रकार से। ये अब सनरेज का कुछ पार्ट तो क्या है? इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो मेजॉरिटी है वो क्या है? रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्टेड, परावर्तित। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, रेडिएशन को बोलते हैं विकिरण। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होते हैं, इसको क्या करता है? सैटेलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, या इसको क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा सैटेलाइट, और उसके बेसिस पे क्या करेगा? ये सेंस कर लेगा, कैलकुलेशन कर लेगा, और महत्वपूर्ण डेटा जो है ये किसको भेज देगा? ग्राउंड स्टेशन को। तो ये क्या हो गया आपका? ग्राउंड स्टेशन। तो इस प्रकार से हमें मालूम चल जाएगा कि कितने क्षेत्र के अंदर, कितने एरिया के अंदर क्या है यहाँ पे? फॉरेस्ट हैं, कितनी डेंसिटी है उनकी, कितनी क्या है? ट्रीज की हाइट है। मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन आ रहा है, इसको क्या करता है? ये सेंस करता है, और उस सेंस के बेसिस पे क्या करता है? ये सारे कैलकुलेशन करता है, और उस कैलकुलेशन से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन क्या है? हमें ग्राउंड स्टेशन पर यहाँ पर भेज देता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? जीपीएस आगे की बात है, पहले ये समझो, रिमोट सेंसिंग समझो पहले। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं? ये मैंने इसका एक टाइप बताया है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को सेंस कर रहे हैं। अब इसकी जगह क्या है? वाटर बॉडी भी हो सकती है, कोई तालाब भी हो सकता है, कोई झील भी हो सकती है, ठीक है, कोई नदी भी हो सकती है, या कोई ओशन भी हो सकता है, जिसके बारे में क्या है? महत्वपूर्ण जानकारी जुटा रहे हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मिनरल्स के भंडार कितने हैं यहाँ पे, समझ गए? इस प्रकार से क्या है? हम इन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। चलिए पढ़ रहा हूँ इसमें नोट्स में क्या लिखा है? रिमोट सेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, वही वाली बात, संपूर्ण जानकारी जुटाना, डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया बाय मेजरिंग इट्स रिफ्लेक्टेड एंड एमिटिंग रेडिएशंस। रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस तो ये हो गए, एमिटिंग मतलब क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब भी करता है, कुछ ठंडा भी करता है, तो वो भी क्या है? एमिट होते हैं। तो उसको भी क्या करेगा? सैटेलाइट सेंस कर लेता है एट अ डिस्टेंस टिपिकली फ्रॉम अ सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट। तो ये क्या होगी? आपकी सैटेलाइट होगी, आरएस, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। इस तकनीक से मानव की पहुंच से दूर स्थित वस्तुओं से भौतिक संपर्क में आए बिना उसके संबंध में सूचनाओं और आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। सूर्य से आकर पृथ्वी पर पड़ने वाली किरणें धरातल अर्थ सरफेस से टकराकर परावर्तित रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और कुछ मात्रा वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यानी यहाँ से इनकमिंग सोलर रेडिएशन आया, मेजॉरिटी रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ इसके द्वारा एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, सुदूर संवेदन में इसी परावर्तित किरणों को, रिफ्लेक्टेड वेव्स को के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये क्या है? इसने एब्जॉर्ब कर लिया और इसके द्वारा अध्ययन किए जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम इससे? भौगोलिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, स्थलाकृति, लैंडफॉर्म्स, वनस्पति, वेजिटेशन जैसे पेड़ पौधे हो गए, जल भंडार, वाटर रिसोर्सेज और खनिज इत्यादि की जानकारी क्या है? हमें इससे मिल सकती है। ठीक है, यानी कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई भी रिसोर्स हो सकता है, उससे क्या है? उससे संबंधित हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ले लेंगे। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं इसके दो टाइप्स। जीपीएस इसका एप्लीकेशन है रिमोट सेंसिंग का। ठीक है ना, जीपीएस के द्वारा ये नहीं कर रहे हैं, जीपीएस को एक नाम दे दिया, एक सिस्टम बना लिया ऐसा
जिसमें काफ़ी सारी सैटेलाइट छोड़ दी गई हैं, ठीक है, कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट, और उस टेक्निक को नाम दे दिया जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो कि अमेरिका का है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं इसको। कैसे कर रहे हैं, देखो इसके दो टाइप्स होते हैं। तो पहला है हमारा निष्क्रिय सुदूर संवेदन, निष्क्रिय सुदूर संवेदन, ठीक है। इनएक्टिव रिमोट सेंसिंग, आरएस यूज करूंगा मैं, ठीक है। इनएक्टिव रिमोट सेंसिंग, चलो थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, इनएक्टिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है। अब निष्क्रिय क्यों है, इसका मतलब ये नहीं कि सैटेलाइट पूरी तरीके से निष्क्रिय है। इसमें से मान के चलो कि आधा काम क्या है सूरज कर रहा है और आधा काम क्या हमारा सैटेलाइट कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे काम करता है। ये क्या हो गया, आपके फॉरेस्ट एरिया हो गया, जंगल हो गया, ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है। तो जो मैंने अभी तक आपको प्रिंसिपल बताया है वही चीज क्या है, आपकी इनएक्टिव रिमोट सेंसिंग है, ठीक है, निष्क्रिय सुदूर संवेदन। इसमें क्या हो रहा है, सनलाइट यहां पर आ गई, इसको मैंने बोल दिया वन क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। यहां पे क्या है, हमारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये, ठीक है। आरएस यूज करेंगे अपन। अब यहां से क्या हुआ, सोलर रेडिएशन आए, कुछ एब्जॉर्ब हुआ, कुछ क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ये ठीक है। अब क्या होगा, इनको इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, इसको सेंस करेगा, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करेगा, और जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, माना ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेशन यहाँ पे, ये, और यहाँ पे क्या है, ये भेज देगा, ठीक है। तो अब ये इनएक्टिव क्यों, इनएक्टिव ये है कि इसमें आधा काम क्या है, सन कर रहा है, सूर्य कर रहा है, सूर्य से रेडिएशन आए, यहाँ से क्या हुए, रिफ्लेक्ट हुए, और यहाँ पे जाके वो एब्जॉर्ब हो गए, एसिमिलेट हो गए, ठीक है। और उसको क्या है, इसने एनालिसिस कर लिया, विश्लेषण कर लिया, विश्लेषण करने के बाद में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, ग्राउंड स्टेशन को भेज दी। ये होता है आपका इनएक्टिव रिमोट सेंसिंग या निष्क्रिय सुदूर संवेदन, ठीक है। अब देखिए इसमें भी एक बाउंडेशन है। बाउंडेशन क्या है कि अगर माना रात हो गई तो ये वाला काम क्या है, इनएक्टिव जो है आपका, ये रात में काम करेगा, रात में नहीं करेगा। या माना बादल आ गए, बहुत घने बादल आ गए, मानसून का सीजन आ गया, ठीक है, बहुत घने बादल हैं, सन की लाइट नीचे पहुंच ही नहीं रही है, तो फिर ये काम करेगा, नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन फिर कैसे निकाल लिया, दूसरे तरीके से निकाल लिया है। यानी सन का काम जो कर रहे हैं, ये वाला पार्ट भी क्या करेगी, आपकी सैटेलाइट करेगी, और उसको बोल देंगे फिर एक्टिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है। सक्रिय सुदूर संवेदन, ठीक है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये आपकी सैटेलाइट हो गई, इसमें क्या करेगी, वहां पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रहा था वो नहीं आ रहा, इसमें इनकमिंग रेडिएशन यही भेजेगा,
वेव्स क्या है, यही भेजेगा। सपोज दैट यहाँ पे क्या है, ये हमारा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। इससे वापस टकरा के ये 1 और ये 2 वेव्स क्या है, वापस उधर ही चली जाएंगी, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका ग्राउंड स्टेशन, ठीक है। वो काम किया इसने, एनालिसिस किया और वापस से क्या है डेटा इधर ग्राउंड स्टेशन पर भेज दिया, ठीक है। तो चीज़ें क्या हो गई, वही हो गई। इसने इनकमिंग रेडिएशन भेजा, इनकमिंग वेव्स भेजी 1, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई 2, उसी को एब्जॉर्ब किया, वो कर लिया 3, ठीक है। तो जो सन की लाइट की रिक्वायरमेंट थी वो खत्म हो गई हमारी, कि अगर सन की लाइट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या आ गई बादलों की, कि अगर बादल आते हैं तो इसके जो ये वाले जो रेडिएशंस हैं, ये वाली वेव्स हैं, ये इतनी स्ट्रॉन्ग रहती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग रहती हैं कि यहाँ की क्या है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये निकाल लेती है। मतलब बादलों को भी क्या है, ये चीर के या भेद के निकल जाती हैं। आप लोगों ने परमाणु मूवी देखी होगी, तो उसमें देखा होगा आपने, इस टाइम पे क्या है, यूएस की, अमेरिका की सैटेलाइट हमारे पोखरण के ऊपर से निकलती है। तो जितनी भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सारे के सारे क्या है, वो रात में भी सेंस कर लेती है। इसलिए वो क्या करते थे, ब्लाइंड स्पॉट में काम करते थे। जब एक सैटेलाइट जा रही है दूसरी आ रही है तो उसके बीच में जो टाइम मिलता है उसमें क्या है, वो लोग काम करते थे। तो काम भी वही के वही हो रहा है ये, ठीक है। 1, 2 और 3, ठीक है। जिन्होंने परमाणु मूवी नहीं देखी है देख लेना, बहुत अच्छी बनाई है ना, साफ़ सुथरी मूवी है, बहुत ही नेशनल इश्यूज़ के ऊपर बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया में तो क्या है कि फैक्चुअल है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, समझने वाली चीज़ तो यही थी। तो कंटेंट तो यही रहेगा ना ज्योग्राफी वाले पेपर में। ज्योग्राफी के पेपर में भी अगर ये आता है तो इसी कंटेंट को लिखेंगे, ये लिखेंगे और क्या है, साइंस है, इसी चीज़ को लिखेंगे इसमें, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि कोई ज्योग्राफिकल इसमें आ सकता है। बाकी ये कि जैसे मैंने आपको जो एप्लीकेशन बताए हैं, फॉरेस्ट को क्या है सेंस किया, तो फॉरेस्ट भी क्या है ज्योग्राफी का ही पार्ट है। एग्रीकल्चर को कर रहे हैं, एग्रीकल्चर भी इसी का ही पार्ट है, ठीक है ना। वाटर बॉडीज को कर रहे हैं, वाटर बॉडीज भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो बेसिकली है तो ज्योग्राफी के लिए, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। आ गया समझ में? चलिए अब देखते हैं भारत में शुरुआत किससे हुई है, ठीक है। तो भारत ने सबसे पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, ठीक है, या ऐसे भी लिख देना फुल में, सुदूर संवेदी उपग्रह, ठीक है। तो कब लॉन्च किया था? 1988 में। IRS-1A नाम था उसका, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1A, IRS-1A, ठीक है। कहाँ से छोड़ा था? एक जगह बीकानेर, USSR में। 88 तक USSR ही था, बाद में रशिया हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या है, हमने पहला ये छोड़ा था, ठीक है। पहली सैटेलाइट जो थी वो हमने वहाँ से लॉन्च की थी। और क्यों की थी? क्योंकि रिमोट सेंसिंग की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, देश की डोमेस्टिक जो आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति क्या है हम लोग कर सकें, ठीक है ना। जैसे आप सोचते होंगे, सुनते होंगे, जैसे रिसोर्स सेट है, एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो वो क्या है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ही है। यानी कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, ये उपलब्ध कराता है। समझ गए? देखिए जैसे इसमें मैंने सारी लिस्ट आपको लिख दी है, ये फैक्चुअल है। वैसे तो बहुत सारे सैटेलाइट के हमने लॉन्च किए हैं, लेकिन कुछ काम के हैं तो मैंने आपको बता दिए। जैसे IRS-1 88 में छोड़ा था, IRS-1 भी जो था वो 91 में छोड़ा है, ठीक है। IRS-P2 94 में, IRS-1C 95 में, ठीक है। ऐसे पूरी लिस्ट ये दी है। और कौन कौन से जो इसके रॉकेट हैं, जो लॉन्चिंग व्हीकल हैं, यान जो लिखे हैं मैंने, वो भी क्या हैं इसमें दिए हैं। जैसे IRS-1 भी वॉस्टॉक USSR का था, उसके बाद जो IRS-P2 है वो PSLV D2 से छोड़ा है। तो ये थोड़ी बहुत लिस्ट आप क्या है ध्यान रख लेना है, मैंने ज़्यादा लिख दी है, इतने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। शुरुआत के 2, बीच के 1-2 और लास्ट के 1-2 ऐसे याद कर लेना, और उसको क्या है एग्जाम में हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए
एप्लीकेशन क्या हो जाएंगे, एप्लीकेशन तो सेम ही है जो पहले हमने देखे थे। कोई भी रिसोर्स है उसका क्या है, हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जुटानी है। जैसे क्या करेंगे, एस्टिमेटिंग एग्रीकल्चर एरिया एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उपज क्षेत्र तथा पैदावार के आकलन में। अब आप सुनते होंगे कि हमारे एग्रीकल्चर के डेटा आते हैं, तो कुल बोया क्षेत्र, टोटल सोन एरिया, मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं के अंतर्गत इतना क्षेत्र क्या है, बोया गया है। या पूरे भारत में निकाल रहे हैं, पूरे भारत में कृषि में गेहूं के अंतर्गत इतना एरिया क्या है, सोन किया गया है, ठीक है, बोया गया है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र, ये सब चीजें निकालते हैं। तो वो सब कहाँ से मिलती है हमें, सेटेलाइट के द्वारा ही मिलती है। और कौन सी सेटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट के द्वारा। जल की उपलब्धता, वाटर अवेलेबिलिटी चेक करते हैं ना, बोलते हैं कि ग्राउंड वाटर इतना है, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी है, रिवर्स में वाटर इतना है, ठीक है, लेक्स में इतना है, कितना अवेलेबल है, कितना कम हो गया, कितना बढ़ गया, गर्मियों में कम हो जाता है, बारिश के बाद बढ़ जाता है। तो उसकी अवेलेबिलिटी कैसे निकालते हैं, इसी से ही हमें मिलती है। वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे, अभी एग्जांपल लिया है अपन ने। बंजर भूमि पहचान, ड्रॉट एरिया असेसमेंट। अब जाके नापते थोड़ी है वो माया के इंची टेप लगा के, कि टेप लगा लिया और मेजर कर रहे हैं, वो तो बस सेटेलाइट से कर लेते कितना एरिया जो है वो क्या है, ड्रॉट के अंदर है, बंजर भूमि है, ठीक है। खनिज अन्वेषण, मिनरल असेसमेंट, आप सुनते हो ना कि बालाघाट में क्या है, हमारी कॉपर की खदान है या मैंगनीज की खदान है। मैंगनीज की बरवेली में है और बालाघाट इसकी कॉपर की मलाज खंड में है, दोनों ही बालाघाट में है। इसकी डेप्थ इतनी है, इसकी लेंथ इतनी है, इसकी ब्रेड्थ इतनी है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इसी से करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे माना ये आपका कोई रिसोर्स हो गया और यहाँ से ये इनकमिंग रेडिएशन आया, चाहे सेटेलाइट वाला है चाहे सोलर है, जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या है, चेंज होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बदल जाते हैं, गुण बदल जाते हैं, और उसी बदले हुए गुण को क्या है, सेटेलाइट सेंस कर लेता है, ठीक है। शहरी नियोजन, रीजनल प्लानिंग, अब जैसे कोई शहर बसाना है, ठीक है, तो आप फिर ऐसे घूम गई, फिर ये घूम गई, फिर ऊपर नीचे चली गई। ऊपर खबर रोड होती थी ना, ऐसे पहाड़ी पे चढ़ गई, फिर एकदम नीचे आ गई, कहीं चौड़ी हो गई, कहीं वो हो गई, पुराने शहर। और नए शहर क्या है, नए शहर बसाएंगे उनको क्या पूरी प्लानिंग से बनाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ पे कोई पहाड़ी टाइप की है, टीला है, यहाँ पे प्लेन एरिया है, यहाँ से क्या है, कोई नदी निकल रही है छोटी सी, ठीक है, यहाँ पे कोई झील है। तो अब क्या करेंगे, किसी शहर को कैसे बसाएंगे, अगर ये पहाड़ी है तो इस पर बना कोई कॉलेज बना दिया, कोई हॉस्पिटल बना दिया। जो प्लेन एरिया है वहाँ पे प्रॉपर क्या है, उस प्रॉपर एरिया को रेजिडेंशियल एरिया में ले लिया और उसकी क्या है, प्रॉपर प्लानिंग करके सेक्टर वाइज क्या है, उसकी रोडें बना दी, ठीक है। जैसे हमारे चंडीगढ़ हमारी क्या है, प्लांट सिटी है, तो कैसे प्लान करते हैं कि भाई उसका पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, यानी जो पूरा एरिया है उसकी कैसे करेंगे, रिमोट सेंसिंग से पूरी जानकारी मिल जाएगी, कहाँ पर क्या कैसा है, कहाँ पर कैसे फीचर्स हैं, ठीक है, और उस हिसाब से क्या है उसको प्लान कर लेंगे। समझ गए बात को। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसके एप्लीकेशन है, इंडिया में ले लो चाहे वर्ल्ड में ले लो, कहीं पे भी ले लो, रिमोट सेंसिंग के ये एप्लीकेशन है, ठीक है। मैंने आपको फिर लिखा है एजेंसीज ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया। ये कौन कौन सी एजेंसी, कौन कौन सी संस्था काम कर रही हैं, तो एक मैंने आपको लिखा है नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, NNRMS, बेंगलोर, ठीक है। NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद। इंडियन फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट, IPII। तो ये सब क्या है, रिमोट सेंसिंग से संबंधित क्या है, संस्थाएं हैं। ये काम क्या क्या कर रही हैं, ये आप अपने लेवल पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो ये क्या हो गया हमारा रिमोट सेंसिंग, और रिमोट सेंसिंग इन इंडिया क्या है, कंप्लीट। देखो प्लानिंग से पहले तो मैंने आपको वो चीज़ें बताई थी कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। देखो प्लानिंग से पहले मैंने क्या बताया था, कृषि उपज क्षेत्र तथा पैदावार के आकलन में, कि इंडिया के अंदर कितने एरिया में, कितने हेक्टेयर में गेहूं की फसल की जा रही है, हमें कैसे मालूम चलेगा। कितना हेक्टेयर एरिया है जो आर्टिफिशियल जो हमारे सोर्स हैं, जैसे ट्यूबवेल वगैरह है, नहरें हैं, इनसे सिंचाई कर रहे हैं, इससे हमें जानकारी लेनी है, तो कैसे मालूम चलेगा। तो रिमोट सेंसिंग की सहायता से हमें जानकारी मिलती है। जल की उपलब्धता, वाटर अवेलेबिलिटी, वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे, कितने फॉरेस्ट हैं, कितने डेंस हैं, कितने रेयर फॉरेस्ट हैं, इस टाइप से करते हैं अपन, अपने आती है रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आरक्षित वन, संरक्षित वन, बहुत घने वन, जंगल, झाड़ियाँ, ठीक है। तो वो सब जानकारियाँ क्या है, हमें इसी की सहायता से मिलती हैं। बंजर भूमि पहचान, ठीक है, ड्रॉट एरिया असेसमेंट, खनिज अन्वेषण, मिनरल्स, कि मिनरल्स जब हम मेजर करते हैं, बालाघाट के अंदर है हमारा, कॉपर भी क्या है कॉपर मिलता है वहाँ पे, तांबा, मलाज खंड है सबसे बड़ी, और भरवेली है जिसकी मैंगनीज की है।
तो अपन पढ़ते हैं इतनी मोटी, इतनी लंबी, इतनी गहरी क्या है, एक खान है। तो कैसे मालूम चल रहा है, वो रिमोट सेंसिंग की सहायता से ही मालूम चलता है। ठीक है, शहरी नियोजन फिर मैंने ये बताया है। एजेंसी मैंने 2-3 बताई है। एक तो है NNRMS, नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एजेंसी, सॉरी नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये बेंगलोर में है। ठीक है, NRS से बताइए, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में है। तीसरी बताइए इंडियन फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट IPII, ये देहरादून में है। तो आप क्या करना कि थोड़ा सा इनके बारे में देख लेना कि क्या क्या काम कर रहे हैं ये मैंने आपको बोला था। ठीक है, देखो एक वो दिया है जनरेशंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, भू उपग्रह प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझो कि प्रक्षेपण यान और लॉन्चिंग व्हीकल क्या होता है। अब वैसे तो इसमें से कुछ चीज़ों में आपको होमवर्क में दूंगा, आपको खुद करनी पड़ेंगी ताकि आपका भी क्या है प्रोसेसर चले। और उस टाइम पे क्या है कि अपन कोई अच्छी टॉपिक देखें जो थोड़े टफ हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम GSLV की। सबसे पहले देखते हैं LV क्या होता है, लॉन्चिंग व्हीकल, प्रक्षेपण यान। ये क्या है, हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर आसपास क्या है, ये ऑर्बिट है, जहाँ पे क्या है हमारी सैटेलाइट चक्कर लगाती है। तो जो चीज़, यान या जो गाड़ी हमारी सैटेलाइट को अर्थ सरफेस से कहाँ पर, उसकी रिस्पेक्टेड ऑर्बिट में, ठीक है, जिस ऑर्बिट के अंदर क्या है वो पृथ्वी के आसपास क्या है परिक्रमा लगाता है, चक्कर काटता है, वहाँ तक पहुँचाता है या पहुँचाती है जो गाड़ी है, जो यान है, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हैं। लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, प्रक्षेपण यान। समझ गए? तो देखिए इसमें मेनली यही दिया है, इसमें GSLV दिया है, अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई यहां तक। अब इसका श्रेय मेनली किसको जाता है, इसका श्रेय जाता है हमारा, जितनी भी हमारे लॉन्चिंग व्हीकल बनाने की श्रेय जो पूरा है वो जाता है माननीय जो हमारे लेट प्रेसिडेंट हैं, लेट एक्स प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम साहब को। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम साहब को, उन्होंने ही किया था, पूरा काम किया था इसके लिए। और 1980s में, कब, 1980 में पहला लॉन्चिंग व्हीकल बनाया। ठीक है, सबसे फर्स्ट जनरेशन का, उसको बोला SLV। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, इंग्लिश में लिख देना आप, हिंदी वाले भी इंग्लिश में लिख देंगे चलेगा। हिंदी में वैसे बोलते हैं उपग्रह प्रक्षेपण यान, SLV लिख दोगे। हालांकि एग्जाम में देखो इसमें सिलेबस में कहीं डायरेक्टली दिया नहीं है, प्रीलिम्स के अंदर तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें कैसे कैसे बनती गई हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या था, 4 स्टेज, 4 चरण। ठीक है, सॉलिड फ्यूल, हिंदी में बोलते हैं ठोस प्रणोदक। क्या था ये, एक यान था, और इसकी क्षमता कितनी थी, कैपेसिटी कितनी थी, 40 kg, यानी 40 kg की सैटेलाइट को ले जाने में ये क्या था, सक्षम था। 40 kg क्या होगा, मतलब जो इसके अंदर सैटेलाइट जाएगी, जो उपग्रह जाएगा, जैसे आप अपनी गाड़ी पे जाते हो, आपकी 2 व्हीलर है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 2 पैसेंजर। ठीक है ना, तो ऐसे इसकी कितनी थी, 40 किलो तक की क्या है सैटेलाइट ले जाने में
सक्षम था। लेकिन पहली शुरुआत थी तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था, और इससे पहले सिर्फ 5 देश ही ऐसे थे जो ऐसा कर पाए थे, उनके पास ये कैपेसिटी थी, और इंडिया में ये कैपेसिटी आ गई। और जब ये आए थे तो अमेरिका ने बोला कि ये इंडिया इंडिजीनियस के हिसाब बना ही नहीं सकता है, ये क्या है रशिया की या यूएसएसआर की साजिश है। यूएसएसआर ने क्या है टेक्नोलॉजी दी है, लेकिन मेनली इसके पीछे जो सफलता का श्रेय जो जाता है इस चीज़ के लिए, वो जाता है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। और जो एसएलवी की ही टेक्नोलॉजी है उसको क्या है कि हम लोग अपनी मिसाइल्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ से हट गए और फिर डीआरडीओ में आ गए, और डीआरडीओ में इसी टेक्नोलॉजी को आधार बनाते हुए उन्होंने क्या है मिसाइलें बनाई, और इसलिए उनको क्या है मिसाइल मैन कहा जाता है। समझ गए बात को? चलो, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब देखो सॉलिड फ्यूल क्या है, प्रणोदक, और 4 स्टेज क्या है, इसको हम समझते हैं। देखो जैसे आप अपनी गाड़ी चलाते हो, स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार, तो उसमें क्या है आपके फ्यूल की कंटिन्यूस सप्लाई रहती है। आपने देखा जब जितनी देर तक आप एक्सीलेटर करोगे, एक्सीलेटर को ओपन करोगे, थ्रॉटल को ओपन करोगे, उतनी देर तक आपकी गाड़ी चलेगी। जैसे कि उसको छोड़ दोगे तो गाड़ी रुक जाएगी, और इग्निशन ऑफ कर दोगे तो गाड़ी का क्या है, गाड़ी का इंजन ही बंद हो जाएगा। रॉकेट में ऐसा नहीं रहता, ठीक है। रॉकेट में क्या करते हैं, अलग अलग स्टेज में चलती हैं। जैसे ये रॉकेट है, तो ये कौन सा था हमारा SLV, तो ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 स्टेज में चलता है, चरण में चलता है। यानी पहली स्टेज में क्या है कि यहाँ पे स्टेज 1 का जो आपका ईंधन होगा, फ्यूल होगा, वो इग्नाइट होगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा, फिर ये इग्नाइट होगा, फिर ये हिस्सा अलग होगा, फिर ये इग्नाइट होगा, इग्नाइट मतलब जलना, और फिर ये अलग हो जाएगा। ये जला, थर्स्ट दिया, रॉकेट ऊपर चला गया, फिर थोड़ी ऊंचाई पे गया, दूसरा चालू हो गया, फिर और ऊपर गया, वो हट गया, फिर तीसरा चालू हुआ, फिर और ऊपर गया, हट गया, फिर चौथा जहाँ तक है वहाँ तक पहुँचा देगा। ऐसे चलते हैं। तो ये भी क्या था, सॉलिड मतलब ठोस प्रणोदक था। इसका जो ईंधन था वो क्या है, ठोस है। और ठोस कैसे, जैसे आपने देखा पहले कोयले के इंजन चलते थे तो उसमें कोयला डालते हैं, तो कोयला क्या होता है, ठोस होता है। तो ऐसे ही क्या है, इसका जो ईंधन है, फ्यूल है, वो क्या है, ठोस है। ये भी सॉलिड ठोस, ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है। तो इस प्रकार से क्या था कि ये सॉलिड सॉलिड ईंधन जलते थे, और इसके बाद क्या है, ये चलता था। तो ये था आपका SLV, ठीक। अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि देखिए इसकी कैपेसिटी थी 40 kg के आसपास। 40 किलो तो बहुत कम होता है। अब सेटेलाइट थोड़ी भारी बन गई, थोड़ी सी बड़ी बन गई, तो इन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि 100 से लेके 120 kg तक की सेटेलाइट को हम छोड़ पाए, ठीक। तो इन्होंने क्या बनाया, फिर बनाया ASLV, ठीक है। ASLV का मतलब क्या था, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। ऑगमेंटेड मतलब इस चीज को क्या है, थोड़ी सी और शक्ति दे दी। तो फिर क्या किया इसमें, हाँ ऑगमेंटेड, ठीक है। इसमें क्या किया इन्होंने, आपको पता ही होगा, वैसे काफ़ी सारे लोगों को बड़ा होगा प्रीलिम्स के अंदर, एक स्टेज और बढ़ा दी, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब तो क्लियर आ रही है ना वीडियो और वॉइस। ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, और ये पांचवा भी सॉलिड। यानी पांचों जो स्टेज थी इसकी क्या थी, सॉलिड थी, ठीक है। तो 5 स्टेज वाला, 5 चरण वाला, जैसे यहाँ पे 4 हैं, और हर स्टेज में क्या है, सॉलिड फ्यूल है। समझिए बात को। और मेनली कौन सा यूज किया था इसमें, ईंधन यूज किया गया था HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है। समझ गए। तो ये चीजें क्या है इसके अंदर
थी, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। SLV, ASLV, फिर PSLV लेंगे, फिर GSLV लेंगे। क्लियर है? ठीक है। वैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और अगर आपको इसको और अच्छे से पढ़ना है ना, तो ल्यूसेंट जो हिंदी वाली आती है, ल्यूसेंट जी के हिंदी, उसमें जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, तकनीक वाला पार्ट है, उसमें इंडिया का डिफेंस सिस्टम भी दिया है, स्पेस भी दिया है ना, और थोड़ा सा वो न्यूक्लियर वाला पार्ट भी दिया है, वहाँ पर बहुत अच्छे से दिया है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। चलो तो आगे आते हैं, फिर आते हैं PSLV पे। अब और तगड़ी वाली चीज बनाते हैं अपन, और दमदार, जो आज भी चल रही है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, PSLV बोलते हैं इसको। अगर हिंदी में बोलेंगे तो ध्रुवीय, पोलर का ध्रुवीय, सैटेलाइट मतलब उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये क्या, ये इससे भी दमदार है। अब दमदार भी है, लेकिन उसमें थोड़ी चीजें चेंज कर दी। दमदार कैसे है? ऐसे दमदार है। ये 1200 किलोग्राम, 1200 केजी तक के सैटेलाइट को क्या है, ले जाने में सक्षम है। देख रहे हो, कहाँ 40, कहाँ 100 और कहाँ 1200। पहली चीज, प्लस कितनी रेडियस तक ले, कितनी डिस्टेंस तक ले जाएगा? ऑन एन एवरेज 900 किलोमीटर तक, यानी पोलर ऑर्बिट तक क्या है, ये ले जाएगा और अर्थ सरफेस से ले जाके ये छोड़ देगा। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल नाम था। कैपेसिटी इतनी थी, यानी 1200 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रह को ले जाने में सक्षम था, और 900 किलोमीटर की दूरी तक क्या है, ये पहुंचा सकता है। दमदार गाड़ी बना दी हम लोगों ने, मजेदार गाड़ी है। ठीक है, आज भी अब देखो यार, ऑर्बिट आप समझना, क्योंकि इतना समय नहीं है, फिर भी आप कहोगे तो मैं करा दूंगा। ऑर्बिट समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, यूट्यूब पे आप डालना ऑर्बिट्स। ठीक है, और कौन से वाले ऑर्बिट? सैटेलाइट, ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट, वहाँ आप समझने की कोशिश करना, है ना। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में से ऑर्बिट पूछेगा नहीं। फिर भी अगर आप अपनी संतुष्टि के लिए चाहते हो तो यूट्यूब पर डालना, तो यूट्यूब पे क्या 3D विजुलाइज करवाएंगे वो। यहाँ अगर मैं आपको बताऊंगा ना, तो उतना इफेक्टिवली नहीं बता पाऊंगा। जैसे अर्थ है, कैसे सैटेलाइट बन रही है, कैसे पोल्स के आसपास चक्कर काट रही है, ठीक है ना, कैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उसके आसपास है बिल्कुल, यानी कि जितना अर्थ रोटेट होता है उतना ही क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी रोटेट होती है। तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी के रिस्पेक्ट में वो रुकी हुई है ना। आप उस पर डालना, आपको सब समझ में आएगा। प्लेन ऑफ ऑर्बिट क्या होते हैं, सब क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो फिर आप मेरे को बताना, फिर अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के और इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है जी। सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये 3D चीज़ें हैं। 3D में पूरे उसमें ग्राफिक्स होते हैं, इफेक्ट होते हैं, बढ़िया समझ में आता है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था अभी आपको, ग्रीन हाउस गैस वाला, ग्लोबल वार्मिंग वाला, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, तो उसमें दिख रहा है ग्रीन हाउस कैसे काम कर रही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आप देख लेना, अगर नहीं होगा तो फिर अपन क्या है, क्लास में समझा दूंगा मैं आपको, है ना। चलो, तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, ये भी क्या है, 4 चरण वाला है, 4 स्टेज, 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4 स्टेज है। पहली कौन सी है, सॉलिड ठोस, दूसरी लिक्विड, अब लिक्विड आ गई इसके अंदर, ठीक है, द्रव प्रणोदक है इसके अंदर, लिक्विड, तीसरी सॉलिड, चौथी लिक्विड। अब क्या होता है कि लिक्विड जब आ जाता है तो लिक्विड के बर्न होने में क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, हमें एनर्जी मिलती है, मस्त वाली ऊर्जा मिलेगी, ताकि क्या है कि बहुत भारी सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम होगा और जहाँ ले जाना है वहाँ तक ले जाएगा। दूसरी बात क्या है कि लिक्विड की जो फ्यूल सप्लाई होती है, यानी लिक्विड फ्यूल को बर्न करना जो होता है वो बड़ा आसान होता है।
क्योंकि लिक्विड की मैकेनिज्म ऐसी बना सकते हैं कि उसकी सप्लाई को रेगुलेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। आपकी मोटरसाइकिल है, आपकी कार है, आपने एक्सीलरेट ज़्यादा किया तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें फ्यूल सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं, गाड़ी तेज चल रही है। आपने उसको कम कर दिया, सप्लाई कम हो गई, गाड़ी क्या स्लो हो गई। यानी आप क्या कर रहे हैं, इस रॉकेट के मूवमेंट को रेगुलेट करने में सक्षम है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड फ्यूल। ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें पहले नहीं बताई थी ना कि पहले भी वही चलेंगी। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका फ्यूल, ईंधन, ठीक है, और एक होता है आपका ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीकारक। ठीक है। ईंधन क्या है, जलता है, ऑक्सीकारक क्या है, उसको जलाता है। जैसे हमारी गाड़ी है, बाइक है, ठीक है, या एक्टिवा वगैरह जो भी है, तो उसमें ईंधन क्या है आपका, पेट्रोल। जल कैसे रहा है वो, ऑक्सीकारक क्या, किसकी हेल्प से जल रहा है, वो क्या होता है आपका ऑक्सीडाइजर। तो हमारी गाड़ियों में क्या होती है, ऑक्सीजन, या जो हमारी एयर उपलब्ध है। अब एयर ऐसे काम करेगी, आपने गाँव में देखा है, आग जलाते हैं तो गांव की महिलाएं जब आग पे चूल्हे के अंदर आग जलाती हैं, लकड़ी को जलाती हैं, तो एक उनके पास ऐसा होता है, एक हॉलो पाइप जैसा, ठीक है, ऐसे लेंगे और उससे क्या है, फूंक मारती हैं वो। ठीक है, तो फूंक में क्या जाती है, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी तो क्या है, वो तेजी से जलने लगता है। यानी दो चीज़ चाहिए, एक फ्यूल ईंधन, और एक क्या चाहिए हमें, ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीकारक, जिसकी सहायता से ईंधन जलता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजर हम सप्लाई करेंगे उतना ही बेहतर क्या है, हमारा ईंधन जलेगा। ठीक है। अब देखिए, तो यहां पे क्या है, दो चीजें आ गई हमारी, सॉलिड, ठोस में दो चीजें होंगी, एक तो होगा हमारा ईंधन, फ्यूल लिख रहा हूं मैं, तो फ्यूल तो वही हो गया हमारा HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक है, और ऑक्सीडाइजर, जिसकी सहायता से जल रहा है। अब नॉर्मली तो हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे हैं। यहां पे क्या है हमारा, अमोनियम परक्लोरेट, अमोनियम परक्लोरेट। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यही ईंधन आपका जी में चलेगा, इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NH4ClO4। ध्यान रखना ये। तो ये क्या हो गया इसका ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीकारक, और ये क्या हो गया इसका फ्यूल। कौन सा वाला, सॉलिड वाला, जो पहली स्टेज में और तीसरी स्टेज में क्या है, उपयोग आ रहा है। ठीक है। फिर है लिक्विड, द्रव प्रणोदक जो भी है। ठीक है। अब इसमें ईंधन क्या है, फ्यूल क्या है, UDMH, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। ठीक है, UDMH हो गया, ये फ्यूल हो गया। ठीक है। और इसका ऑक्सीकारक क्या है, N2O4। ठीक है। तो इसमें बस यही बातें हैं जो ध्यान देने वाली है। 4 चरणों वाला है, 4 स्टेज, पहली तीसरी क्या है, सॉलिड, दूसरी चौथी लिक्विड। ठीक है। इसमें कौन सा है, सॉलिड में HTPB क्या हो गया इसका ईंधन, और अमोनियम परक्लोरेट क्या हो गया, ऑक्सीडाइजर। लिक्विड में क्या हो गया, UDMH ईंधन, और N2O4 ऑक्सीकारक। क्षमता कितनी है, 1200 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम है। कितनी ऊंचाई तक, 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इतना क्या है, आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है। रब कर रहा हूं इसको मैं। तो 4000 तक लेके आ रहे हैं, 4000 किलोग्राम के सैटेलाइट भी बन रहे हैं। ठीक है, या ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स हो गई। और हमें कहाँ छोड़ना है, 36,000 किलोमीटर
इसके आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 36,000 के आसपास क्या है, हमें इसको लॉन्च करने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इस चीज को? तो इसके लिए फिर हमें क्या है, और तगड़ा इंजन चाहिए। तो फिर हम लेके आ गए GSLV। अब वो क्या है, सबसे तगड़ा है, अभी तक का सबसे बेस्ट है ना, GSLV। जियो सिंक्रोनस लिख लो या जियो स्टेशनरी लिख लो, थोड़ा सा अंतर है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, क्षमता कितनी है, 2000 kg से ऊपर, और कितनी दूरी तक ले जाएगा, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है, ये सैटेलाइट ले जा रही है। ये मतलब ये गाड़ी, ये लॉन्चिंग व्हीकल सैटेलाइट को ले जा रहा है। ठीक है, चलो आप देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है, समझते हैं। इसमें 3 चीजें हैं। तो पहला क्या हो गया, ये 3 स्टेज का हो गया, 1, 2 और 3। ठीक है, पहली क्या हो गई इसकी, ठोस सॉलिड, दूसरी लिक्विड, और तीसरी आ गई क्रायोजेनिक। ठीक है, क्रायोजेनिक स्टेज या क्रायोजेनिक चरण। सॉलिड में वही रहेगा आपका जो मैंने आपको बताया है, पहले चल रहा है, कौन कौन सा है, STPB और अमोनियम परक्लोरेट, अमोनियम परक्लोरेट। ठीक है, लिक्विड में भी वही रहेगा हमारा, UDMH अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन और N2O4। क्लियर। अब ये क्रायोजेनिक स्टेज है और सबसे दमदार स्टेज यही है, सबसे ज़्यादा ताकत इसमें ही होती है। यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से रॉकेट को क्या है या सैटेलाइट को क्या है, बाहर निकाल देती है। इतनी क्या है इसमें क्षमता होती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, थ्रस्ट की, बहुत ज़्यादा पावर की क्या है, आवश्यकता होती है। और उतनी पावर क्या है, सॉलिड या लिक्विड में क्या है, क्षमता है ही नहीं। ठीक है, अलग चीज़ है ये। अब क्रायोजेनिक स्टेज क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, देखिए ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जो 0 से काफ़ी नीचे, यानी कि टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री, मतलब 0 से काफ़ी नीचे के तापमान पर काम करती है, विकसित होती है। ठीक है, उस तकनीक को हम बोलते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। इतना समझिए आप। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, अब क्रायोजेनिक स्टेज में क्या रहेगा, वही चीज़ रहेगी। एक तो ईंधन रहेगा हमारा फ्यूल, और एक क्या रहेगा हमारा ऑक्सीडाइजर रहेगा, क्रायोजेनिक। ठीक है, तो फ्यूल हो गया एक हमारा ईंधन, और एक हो गया हमारा ऑक्सीडाइजर। इसमें क्या होता है आपका लिक्विड H2 हाइड्रोजन, तरल हाइड्रोजन, और ऑक्सीडाइजर क्या होता है आपका लिक्विड, तरल या द्रव ऑक्सीजन। अब वैसे तो गैस है, गैस तरल में कब कन्वर्ट होगी, जब इसका तापमान क्या है, हम बहुत कम कर देंगे। ठीक है, तो ये होती है इसमें -250 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम तापमान है ये। -250 डिग्री सेल्सियस पे जो हाइड्रोजन होती है लिक्विड फॉर्म में, वो क्रायोजेनिक स्टेज में क्या है, ईंधन के रूप में काम करती है। और लिक्विड ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस, इतने कम पे क्या है, ये ऑक्सीजन होती है, और ये क्या है, इसमें ऑक्सीकारक का काम करती है। ठीक है, समझ गए बात को। तो इस तरीके से क्या है, ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी काम करती है। और ये क्या बहुत ज़्यादा थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा शक्ति क्या इसको प्रदान करती है, जिससे क्या है कि इतने भारी सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम होता है। ठीक है, अब देखिए इंडिया के GSLV में क्या समस्या आती थी। पहले तो हम क्या करते थे शुरुआत में, अगर हमारा भारी सैटेलाइट है, यानी कि हमें कहाँ छोड़ना है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में छोड़ना है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, ये अर्थ हो गई, और ये क्या हो गया इसका 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ना है, और भारी सैटेलाइट है।
तो इंडिया की क्षमता ही नहीं थी, हमारे पास रॉकेट ही नहीं थे। तो हम क्या करते थे, या तो PSLV में को जुगाड़ कर ली, मतलब बूस्टर लगा दिया, उसको मजबूत कर दिया और तो छोड़ दिया, पर वो भी सक्सेसफुल नहीं था। तो मेनली क्या है, हम बाहर जाते थे अपनी सैटेलाइट को और वहाँ से क्या है हम लॉन्च करते थे। क्लियर। अब देखिए क्या किया, फिर क्या हुआ, फिर हम क्या करने लगे कि GSLV ही हमने बना लिया। ठीक है, GSLV हमने बना लिया। पहले क्या कर रहे हैं कि GSLV हमारे पास है ही नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। फिर हमने GSLV बना लिया और इसमें कितनी स्टेज हैं, 3, 1 2 3, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। सॉलिड हमारे पास है, सक्सेसफुल है, ठीक है, PSLV वाला ले लिया। लिक्विड भी सक्सेसफुल है, क्रायोजेनिक सक्सेसफुल नहीं था, यानी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमारे पास थी ही नहीं। तो हम क्या करते थे, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, यानी ये वाली जो स्टेज है, ये वाला पार्ट है, इसको क्या हम बाहर से मंगाते थे। ये 2000 के आसपास की बात होगी जब हमने GSLV बनाया था। ठीक है, फिर 2010 के आसपास हमने इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन बनाया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके कुछ सालों बाद 14 के आसपास हमने कंप्लीट यानी 1 2 और 3 यानी ये क्रायोजेनिक पार्ट भी जो है इंडिया का इंडिजीनियस बना हुआ क्या है, हमने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, मतलब बना लिया और फिर इसमें फिट करके लॉन्च कर दिया और आज हमारा काम हो गया। और ये क्या है, हमारी सबसे बड़ी सफलता है। इसके लिए क्या है कि दूसरे देश जो हैं वो इंडिया के पास आते हैं अपने सैटेलाइट लेके और हमसे सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं, प्रक्षेपित करवाते हैं, और हमें क्या है इसके लिए पैसा मिलता है। तो इसरो क्या है, ये काम कर रहा है और इस काम को इसरो बहुत सस्ते में करता है। यानी कि बाहर जाके अगर एक देश, सपोज दैट जापान को क्या है अपनी सैटेलाइट लॉन्च करानी है, रशिया के द्वारा करवाएगा और इंडिया के द्वारा करवाएगा, तो इंडिया की कीमत रशिया से क्या है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा क्या है, आपको अपनी स्टेज पे इसमें मेहनत करनी है, मैं कल कराऊंगा, अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो। कब हमने GSLV बनाया, ठीक है, कब हमारा फेल हुआ, कब तक हमने क्या है क्रायोजेनिक जो स्टेज है या क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है उसको इंपोर्ट करते थे, कब हमने इंडिया में बनाया, कब हमने क्रायोजेनिक को सक्सेसफुली टेस्ट किया और कब हमने इसको सैटेलाइट लॉन्च में रॉकेट के अंदर फिट करके सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, और अभी तक कितने कितने हम करते आ रहे हैं। ये सब क्या है आपको अपने स्तर पर थोड़ा सा करना है। आप ल्यूसेंट भी देख लेना, उसमें भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आप मेरे को कल करके दिखाएंगे। समझ गए ना GSLV के बारे में, यानी कि इसमें टॉपिक में क्या लिखा है, स्टेजेस, जनरेशन ऑफ GSLV। तो जनरेशन अपन देखेंगे, पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। अगर अपन जनरेशन SLV से काउंट करते हैं, SLV, ASLV, PSLV फिर GSLV, तो मैंने आपको बता दिया है। अगर स्पेसिफिकली GSLV की कर रहे हैं तो भी मैंने आपको बता दिया है। पहले क्या बाहर से कर रहे हैं, फिर GSLV बनाया, क्रायोजेनिक फेल हो गया तो हम क्रायोजेनिक मंगाने लगे, फिर टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हुई हमारी, ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी को फिट करके फिर क्या हमने सक्सेसफुली रॉकेट को लॉन्च कर दिया। तो ये थोड़ा सा क्या है कि आप मुझे करके अपने स्तर पर दिखाएंगे। अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो इसको मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, एक चीज और इसके अतिरिक्त थोड़ा सा आप क्या क्या देखेंगे, देखो साइंस वाला बात थी जो मैंने आपको बता दी थोड़ी सी। अब ये तो क्या है कि रिसर्च वाली बात है, रिसर्च भी नहीं है, ठीक है, कब कैसे कैसे वो टाइमलाइन देखनी है। GPS, GIS, ठीक है, गगन और IRNSS, ये चार चीजें आपको क्या है थोड़ी सी अपने स्तर पर करनी है। GPS क्या है, कैसे काम करता है, GIS क्या है, गगन क्या है और IRNSS क्या है। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका का, IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, देसी GPS बोलेंगे इसको, कितनी सैटेलाइट है, कैसे काम कर रहा है। GIS ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। समझ गए बात। तो इनको क्या है कि आप थोड़ा सा अपने स्तर पर होमवर्क में करके लाएंगे। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।